1990s में जब सोवियत संघ टूटा तो दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बची, अमेरिका। लेकिन ये साफ था कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा और दुनिया में पावर के नए सेंटर्स उभर कर सामने आएंगे। आज हम इन्हीं नए पावर सेंटर्स की कहानी में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 3 बहुत अलग अलग कहानियों की तरफ ले जाते हैं। एक कहानी है यूरोप में पुराने दुश्मनों के दोस्त बनने की, यानी यूरोपीय संघ की। अच्छा। दूसरी कहानी है एशिया में पड़ोसियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की, यानी आसियान की। और तीसरी एक सोए हुए विशाल के जागने की, यानी चीन के उदय की। तो चलिए इन कहानियों की परतें खोलते हैं। शुरुआत यूरोप से करते हैं, जहां दूसरे विश्व युद्ध की राख से एक बिल्कुल नए तरह के सहयोग का जन्म हुआ। एक ऐसा आइडिया जिसने सदियों की दुश्मनी को भुला दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप पूरी तरह तबाह हो चुका था। अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद थीं, शहर खंडर बन चुके थे और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हम फिर से वही गलतियां दोहराएंगे? क्या जर्मनी और फ्रांस जैसे देश फिर से एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे? और यहीं पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई अपनी मार्शल योजना के साथ। इसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं था, बल्कि यूरोप को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना था ताकि वो सोवियत संघ के प्रभाव में ना आ जाए। हाँ, और इसी मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन मतलब OEEC बना। ये पहली बार था जब पश्चिमी यूरोप के देश एक साथ बैठकर व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करने के लिए राजी हुए। ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसने भविष्य की नींव रखी। और फिर ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC बना, जिसे हम कॉमन मार्केट भी कहते हैं। और फिर यूरोपीय संसद भी बनी। मतलब ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक शक्ल लेने लगा। सही कहा। लेकिन असली तेजी तब आई जब सोवियत संघ का खेमा बिखर गया। पूर्वी यूरोप के देश आजाद हो गए और वो भी इस क्लब में शामिल होना चाहते थे। इसी माहौल में 1992 में maastricht संधि हुई और आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ यानी EU का जन्म हुआ। यहीं पर तय हुआ कि एक साझा विदेश नीति होगी, सुरक्षा नीति होगी और सबसे बड़ी बात एक कॉमन करेंसी होगी। मतलब ये कमाल की बात है। एक संगठन जो कोयले और स्टील के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए शुरू हुआ था, आज उसकी अपनी संसद, अपना झंडा और अपनी करेंसी यूरो है। ये तो किसी देश के बनने जैसी कहानी लगती है। इसके झंडे में जो 12 सुनहरे सितारे हैं, उनका भी एक खास मतलब है ना? बिल्कुल। ये 12 सितारे यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव का प्रतीक हैं। और 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे चुना गया। यह दिखाता है कि EU सिर्फ एक आर्थिक गुट नहीं, बल्कि एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आर्थिक शक्ति तो समझ आती है। 2024 में लगभग 19.35 ट्रिलियन डॉलर की GDP, दुनिया के व्यापार में अमेरिका से भी बड़ी हिस्सेदारी और यूरो जो डॉलर को टक्कर दे सकता है। लेकिन क्या EU सच में एक राजनीतिक शक्ति है? जब इराक युद्ध जैसे बड़े मुद्दे आते हैं, तब तो जर्मनी एक तरफ होता है और ब्रिटेन दूसरी तरफ। क्या ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही EU का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आर्थिक रूप से ये एक है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये 27 अलग अलग आवाजों का एक समूह है। फ्रांस जो UNSC का स्थायी सदस्य है, EU की तरफ से एक मजबूत आवाज रखता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर EU ने मिलकर अमेरिकी नीतियों को प्रभावित भी किया है। लेकिन जब बात रक्षा और विदेश नीति की आती है, तो सदस्य देश अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों को पहले रखते हैं। और सैन्य शक्ति का क्या? क्या इनकी कोई यूरोपियन आर्मी है? एक साझा सेना तो नहीं है, लेकिन अगर सभी सदस्य देशों की सैन्य ताकत को मिला दें, तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनती है। अच्छा। रक्षा पर कुल खर्च भी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं। तो कागज पर ये एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन असल में इसे एक साथ इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से EU की स्थापना एक आदर्शवादी सपने के साथ हुई, लेकिन आज उसकी असलियत कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतियों से भरी है। हाँ, और इसी से यूरोस्केप्टिसिज्म का जन्म हुआ है ना? हाँ, इसे ही यूरोस्केप्टिसिज्म कहते हैं। मतलब एक ऐसी सोच जो मानती है कि EU में शामिल होने से देश की अपनी पहचान, अपनी शक्ति और अपना पैसा ब्रसेल्स, जो EU का मुख्यालय है, उसके हाथ में चला जाता है। मतलब एक तरह का घर वापसी का विचार है। हाँ, कि हम अपने फैसले खुद करें तो बेहतर है।
ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर इसी सोच की बड़ी समर्थक थीं। और डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो अपनाने से मना कर दिया। बिल्कुल। और ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का ईयू से बाहर निकलना इसी सोच का सबसे बड़ा नतीजा था। तो हमने देखा कि यूरोप ने एकीकरण के लिए एक बहुत औपचारिक और नियमों वाला रास्ता चुना, जिसमें देशों को अपनी कुछ ताकत छोड़नी पड़ी। लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं होता। चलिए अब दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ देखते हैं, जहां सहयोग का एक बिल्कुल अलग, ज्यादा अनौपचारिक तरीका अपनाया गया। बिल्कुल। दक्षिण पूर्व एशिया की कहानी यूरोप से बहुत अलग है। ये देश दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान यूरोपीय और जापानी साम्राज्यवाद के शिकार थे। आज़ादी के बाद इनके सामने गरीबी, पिछड़ापन और शीत युद्ध का दबाव था, जहां उन्हें अमेरिका या सोवियत संघ में से किसी एक को चुनना था। तो ऐसे में उन्हें लड़ाई की नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। एकदम सही। और इसी जरूरत से 1967 में 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पर दस्तखत किए और आसियान की स्थापना हुई। आसियान? हाँ, आसियान। इनका मकसद था आर्थिक विकास को तेज करना और उसी के जरिए समाज और संस्कृति को भी आगे बढ़ाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप का मॉडल एक गहरी, लगभग एक देश जैसी एकता बनाने का है, जिसमें अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या एशिया में ये मॉडल कभी काम कर पाता? शायद नहीं। एशिया की ऐतिहासिक और राजनीतिक विविधता बहुत अलग है। इसीलिए आसियान ने आसियान वे नाम का एक अनोखा रास्ता अपनाया। आसियान वे, ये क्या है? यह बातचीत का एक अनौपचारिक, टकराव से बचने वाला और सहयोग पर आधारित तरीका है। यहां राष्ट्रीय संप्रभुता यानी हर देश की अपनी आजादी का सम्मान सबसे ऊपर है। कोई किसी पर अपनी बात थोपता नहीं है। यह एक बड़ा सबक है कि एकता का मतलब एक रूपता नहीं होता। और ये बात उनके प्रतीक चिन्ह में भी झलकती है। धान की 10 बालियां जो 10 सदस्य देशों को दिखाती हैं, दोस्ती और एकता में एक साथ बंधी हुई हैं। बिल्कुल। और 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना करके एकीकरण को और गहरा किया। इसका लक्ष्य एक साझा बाजार बनाना है। आसियान आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और भारत के लिए भी आसियान बहुत जरूरी है। हमारी लुक ईस्ट और अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र यही देश है। हाँ, 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ। और आसियान की असली ताकत सिर्फ आर्थिक नहीं है। ये एशिया का इकलौता ऐसा संगठन है जो एक ऐसा राजनीतिक मंच देता है जहां चीन, अमेरिका, जापान और भारत जैसी बड़ी शक्तियां एक साथ बैठकर क्षेत्रीय सुरक्षा और दूसरे मुद्दों पर बात कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक ताकत है। तो एक तरफ ईयू का नियम कानून वाला मॉडल है, दूसरी तरफ आसियान का लचीला और अनौपचारिक तरीका। अब इस कहानी के तीसरे और शायद सबसे बड़े किरदार की तरफ चलते हैं, चीन। एक ऐसा देश जिसके आर्थिक उदय ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 1949 में माओ की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन ने दुनिया से, खासकर पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया से, खुद को लगभग अलग थलग कर लिया था। उनकी अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी, यानी सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। सोच ये थी कि खेती से जो भी पैसा आएगा उससे सरकारी फैक्ट्रियां और भारी उद्योग खड़े किए जाएंगे। लेकिन ये मॉडल चला नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि जनसंख्या तो 2-3% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था ठप थी। औद्योगिक उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा था और आम आदमी की कमाई बहुत कम थी। फिर 1970 के दशक में चीन के नेतृत्व ने कुछ बहुत बड़े और साहसी फैसले लिए। 1972 में उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारे और अपने राजनीतिक अकेलेपन को खत्म किया। और फिर 1978 में नेता डेंग शियाओपिंग ने खुले द्वार या ओपन डोर नीति की घोषणा की। ये चीन के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चीन ने रूस की तरह शॉक थेरेपी का रास्ता नहीं अपनाया। इस शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? शॉक थेरेपी का मतलब है रातों रात पूरी अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके बाजार के हवाले कर देना, जो बहुत दर्दनाक हो सकता है, जैसा रूस में हुआ। चीन ने वो झटका देने के बजाय एक डॉक्टर की तरह धीरे धीरे और सोच समझकर अपनी अर्थव्यवस्था खोला। इसे चरण दर चरण किया गया। कैसे? क्या कदम उठाए उन्होंने? अपनी जमीन पर खेती करने और मुनाफा कमाने की आजादी मिली। फिर 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। लेकिन सबसे बड़ा कदम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब SEZs बनाना। अच्छा,
ये ऐसे इलाके थे जहां विदेशी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने और व्यापार करने की छूट दी गई, जबकि बाकी देश में नियम कड़े ही रहे। सरकार ने बाजार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। और इसका नतीजा तो हम सब जानते हैं। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई। आज ये अनुमान है कि 2040 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोचिए, एक देश जो 1970 तक दुनिया से कटा हुआ था, 30-40 साल में वो ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर बन गया। ये सच है, लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा पक्ष भी है। इन सुधारों का फायदा चीन में सबको बराबर नहीं मिला। बेरोजगारी बढ़ी, खासकर सरकारी कंपनियों के बंद होने से। महिलाओं के काम करने की हालत बहुत खराब है, लगभग वैसी ही जैसी 19वीं सदी के यूरोप में थी। पर्यावरण की तबाही और भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, शहरों और गांवों के बीच अमीरी गरीबी की खाई बहुत गहरी हो गई है। और चीन हमारा पड़ोसी है, इसलिए उसके इस उदय का हम पर सीधा असर पड़ता है। एक जमाना था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था, लेकिन 1962 के सीमा युद्ध ने उस रिश्ते में गहरी दरार डाल दी। हाँ, वो युद्ध मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन इलाके पर दावों को लेकर हुआ था। उसके बाद 1976 तक हमारे राजनयिक संबंध लगभग खत्म हो गए थे। रिश्तों में जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई 1988 में, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए। और आज हमारे रिश्ते बहुत अजीब हैं। एक तरफ हम स्ट्रेटेजिक राइवल हैं, तो दूसरी तरफ बहुत बड़े इकोनॉमिक पार्टनर। 38 मिलियन डॉलर का था, जो 2017 तक बढ़कर 84 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। हम WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं, लेकिन तनाव वाले मुद्दे भी कम नहीं है। सीमा विवाद आज भी बना हुआ है। चीन का पाकिस्तान के साथ आर्थिक गलियारा CPEC, जो हमारे इलाके से होकर गुजरता है, वो एक बड़ी चिंता है। हाँ, और जब भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कोई कदम उठाता है, तो चीन अक्सर उसे रोक देता है। ये सब हाल के तनाव के बड़े कारण हैं। ये सच है कि ये मुद्दे तनाव पैदा करते हैं, लेकिन दोनों देश अब इस बात को समझते हैं कि आर्थिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है और सैन्य स्तर पर भी संपर्क बना हुआ है। तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है, जिसमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ साथ चलते हैं। चीन के अलावा एशिया में 2 और महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियां हैं जिनका रास्ता चीन से बिल्कुल अलग रहा है, जापान और दक्षिण कोरिया। सोनी, टोयोटा, पैनासोनिक, ये नाम तो हमारे घरों का हिस्सा हैं। जापान के पास न तो चीन जैसा आकार है, न ही प्राकृतिक संसाधन, फिर भी ये एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। जापान की कहानी वाकई कमाल की है। दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद इसने अविश्वसनीय तेजी से तरक्की की और 2017 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। यह G7 समूह का एकमात्र एशियाई सदस्य है। दिलचस्प बात यह है कि जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि जापानी लोग हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करते हैं, फिर भी उसका सैन्य खर्च दुनिया में 7वां सबसे ज्यादा है। और फिर है दक्षिण कोरिया, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। इसने भी 1960 से 1980 के दशक के बीच बहुत तेजी से विकास किया। सैमसंग, LG, हुंडई जैसे ब्रांड्स आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। क्या इनकी सफलता का राज चीन से अलग है? बिल्कुल अलग। चीन की ताकत उसके आकार, सस्ती मजदूरी और सरकारी नियंत्रण में है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया की ताकत इनोवेशन, क्वालिटी और ग्लोबल ब्रांड बनाने में रही है। हाँ, उन्होंने मेड इन जापान या मेड इन कोरिया को भरोसे का सिंबल बना दिया। सही कहा। इसके पीछे सफल भूमि सुधार, शिक्षा और मानव संसाधन में निवेश और मजबूत सरकारी संस्थानों का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब तो इनके सामने भी नई चुनौतियां हैं। हाँ, अब उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक, उनकी अपनी बढ़ती उम्र की आबादी, जिससे वर्कफोर्स कम हो रहा है, और दूसरी, चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो अब सिर्फ सस्ती चीजें नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी उन्हें टक्कर दे रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये देश 21वीं सदी में अपनी ये हैसियत बनाए रख पाएंगे? तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि दुनिया की पावर अब किसी एक देश के हाथ में नहीं है। यूरोपीय संघ, आसियान और चीन जैसे कई वैकल्पिक केंद्र उभर चुके हैं और हर किसी का मॉडल, हर किसी का रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये उभरते हुए शक्ति केंद्र, जिनके विकास के मॉडल इतने अलग हैं, एक तरफ नियमों में बंधा EU, दूसरी तरफ लचीला आसियान और तीसरी तरफ एक दलीय नियंत्रण वाला चीन,
क्या ये भविष्य में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे या फिर जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक अस्थिरता जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग के नए रास्ते खोजेंगे? और इस बदलते हुए वैश्विक मंच पर भारत जैसी शक्तियां अपनी भूमिका को कैसे तय करेंगी?